हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू iPass। आज हम आपकी जो लास्ट मंथ में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको पता है कि जून का एग्ज़ाम अब बहुत ही पास में आ गया है, तो लास्ट मंथ में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए ज्योग्राफी को लेके, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है ये आप अच्छे नंबर के साथ क्लियर कर सकें। ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, जून में जो यूजीसी नेट का होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए अपने पेपर 1 इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कॉमर्स और मैनेजमेंट, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए क्या किया है, नए बैचेस स्टार्ट कर दिए। अगर आपको इन बैचेस की और जानकारी लेनी है या फिर आपको इन बैचेस में इनरोल होना है तो आप हमको इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ipassonline.com पे विजिट करके आप इन बैचेस में इनरोल करवा सकते हैं। ये जो बैचेस है 1 मई से स्टार्ट हो गए स्टूडेंट्स। iPass ने एक ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराने वाला है, जिसका एनरोलमेंट या जिसका रजिस्ट्रेशन 20 मई से क्या है, स्टार्ट हो गया है। ये जो स्कॉलरशिप है इसकी जो वर्थ है या जो स्कॉलरशिप है उसकी वर्थ क्या है, 1 CR के आसपास। अगर आप CSIR, IIT जैम, UGC नेट, गेट, सेट, PSC और एप्टीट्यूड इन एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप में इनरोल करके आप जो स्कॉलरशिप है इसका क्या है, फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको अगर इसमें इनरोल करना है तो आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप इनरोल इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी लास्ट मंथ में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मतलब अपन ने पढ़ लिया, लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एंड टाइम आता है, एग्ज़ाम का जब टाइम आता है तो वो घबरा जाते हैं कि यार जो पढ़ा हुआ है वो याद नहीं है, एग्ज़ाम कैसे देंगे, समझ नहीं आ रहा है। तो वो क्या करते हैं, लास्ट टाइम का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रूशियल टाइम होता है उसमें क्या है, वो घबरा के क्या है अपनी जो पढ़ाई है उसको वो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो ढिलाई बरतने लगते हैं, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होने लगता है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है और फिर आप ये सोचने लगते हैं कि यार जो मैंने मेहनत की है इसका मेरे को पॉजिटिव आउटकम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप जब ये सोचते हैं तब आपका क्या है, फिर जो माइंड है वो आपको डीमोटिवेट करता है कि यार मुश्किल है। तो फिर आप उस समय में जब आपको सबसे ज़्यादा फोकस रहना है, आपको रिवाइज करना है अपने जितना भी आपने पढ़ा है, उस समय आप जब ऐसे थॉट्स रखते हैं तो आपका क्या है, माइंड ज़रूर डिस्टर्ब होता है और आपके जो रिजल्ट है वो आपके क्या फेवर में नहीं निकलता है। तो अपनी जो लास्ट मंथ में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बिना घबराए, मतलब अगर आप घबरा गए तो समझो आप एग्जाम से गए, लेकिन आपको बिना घबराए क्या करना है, काम रह के आपको क्या करना है, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपने मान लीजिए 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स मान सकते हैं। स्टूडेंट 1 जिसने क्या है, सब पढ़ लिया, उसने क्या है, सब पढ़ लिया, और एक है स्टूडेंट 2 जिसने क्या, अभी जब फॉर्म आया तब उसने सोचा कि मैं जो है वो फॉर्म भर देता हूँ और एग्ज़ाम देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, वो सिर्फ क्या है, पेपर ट्राई करने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। या कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने 1 महीना किया है लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि जो यार अपन पेपर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्या दोनों लोगों के लिए क्या है, अप्लाई करेगी। अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो आपको अब जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको एक्स्ट्रा करनी है, और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी अगर आप इससे कंटिन्यू करेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर यूजीसी नेट में कर पाएंगे। और आप उम्मीद है तो आप क्या है, ये जो है आपका जो नेट का एग्ज़ाम है ये आप क्लियर भी कर सकते हैं, अगर जो मैं आपको स्ट्रैटेजी अभी बताने वाला हूँ इसको आप अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना, अपना सिलेबस लेना है। ठीक है, ज्योग्राफी का आप सिलेबस लो, मैंने इस पीपीटी के अंदर मैं इसमें लेके आया हूँ ज्योग्राफी का सिलेबस, और आप ज्योग्राफी के सिलेबस को क्या है, अच्छे से पढ़ो पहले। ठीक है, कितनी टोटल 10 यूनिट्स है। ठीक है, और एवरेज क्या है, 100 क्वेश्चन आते हैं, अपने को सबको पता है। तो एवरेज अगर अपन मोटा मोटा निकाले तो हर यूनिट से क्या है, 10 क्वेश्चन अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये इसमें ऐसा है कि कुछ यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ से कभी कभी कम आ जाते हैं, लेकिन आप मोटा मोटा पकड़ के चलो कि हर यूनिट के आप 10 क्वेश्चन
तो आप पकड़ के चलो, इसमें आप थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो अपना सिलेबस है उसको क्या है आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर जो सिलेबस में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, आप जो रेफरेंस बुक लेके आते हैं, ठीक है, आपके पास कोई नोट्स भी है, तो जो सिलेबस में जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं आपको सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। आपको पूरी ज्योग्राफी की किताब लेके पूरी ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी की, जैसे सविंदर सिंह की जो बुक है पूरी फिजिकल ज्योग्राफी की, आपको वो पूरी की पूरी मगअप नहीं करनी। आपको सविंदर सिंह में से वही पार्ट पढ़ना है जो कि सिलेबस में डायरेक्ट उसकी हेडिंग दी हुई है। इससे आप क्या करोगे, जो आपका फोकस है कि मेरे को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये आप क्या है ढंग से पता लगा पाओगे। तो आपकी क्या है, जो आपके टॉपिक्स हैं वो प्रायोरिटाइज हो जाएंगे कि मेरे को कौन से टॉपिक अभी पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं। जैसे आपने सब कुछ पढ़ लिया तो आपको पता चलेगा यार क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किससे सवाल बन सकता है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए सबसे पहले क्या है, सिलेबस आप पढ़ेंगे। सिलेबस पढ़ के जो टॉपिक्स दिए हुए हैं सिर्फ वही टॉपिक आप क्या करेंगे, रेफरेंस बुक या जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, नोट से पढ़ रहे हैं, तो आप उससे क्या करेंगे, जो है अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे और उन्हीं टॉपिक्स पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसके अंदर मैं ज्योग्राफी के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, या जो ज्योग्राफी है वो ज्यादातर किन टॉपिक से क्या है सवाल पूछती है। तो मैं आपको ये इस पे भी एक वीडियो बना के आपको मैं अपलोड करूंगा। सेकंड है, आपको एक अपना स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। अब ये स्टडी प्लान के लिए मैंने एक ऑलरेडी यूट्यूब पे चैनल डाल रखा है कि आपका जो स्टडी प्लान है, आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट निकालना है तो आपका स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। तो उसमें मैंने आपको पूरा आपका जो दिनचर्या है वो बताइए। अब ये जो आप स्टूडेंट्स हमेशा क्या गलती करते हैं, जो स्टडी प्लान बनाते हैं ना, वो क्या करते हैं, जोश में स्टडी प्लान बनाते हैं, उसमें ऐसी खतरनाक चीजें लिख देते हैं जो कि उनको बनाते वक्त भी पता है कि वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो जो आप अपना टाइम टेबल या जो स्टडी टाइम टेबल है या शेड्यूल है वो आप इस तरीके से बनाएं ताकि वो आपको बोझ नहीं लगे, ठीक है ना। आपको अगर कोई चीज़ बोझ लगेगी तो इवेंचुअली आप क्या करेंगे, वो 2 दिन ट्राई करेंगे, 3 दिन ट्राई करेंगे और फिर आप इवेंचुअली उसको फॉलो नहीं करेंगे। आपने देखा होगा आप अक्सर टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन आप 2 या 3 दिन से ज़्यादा उसको आप फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो जो टाइम टेबल है वो आपने अपने हिसाब से नहीं बनाया। तो जो भी टाइम टेबल है ना वो आपको अपनी हिसाब से बनाना है, ठीक है, और उसको आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं आपने बना दिया, 2 दिन फॉलो किया, तीसरे दिन यार आज मन नहीं कर रहा है छोड़ते हैं। तो आप टाइम टेबल ऐसा बनाओ ताकि आप अगर बोर भी हो रहे हो तो भी आप जो है अपना टाइम टेबल क्या है पूरा जो आपने डिसाइड किया है वो आप चीज़ें करो, ताकि जो टाइम टेबल बना रहे हो आपने अपने लिए टास्क बनाए वो अगर आप टास्क खत्म करते हैं उस दिन तो आपको एक सेंस ऑफ प्राइड आती है। तो फिर आप अगले दिन को लुक आफ्टर करते हैं कि यार मेरा जो अगला दिन है वो भी इसी तरह जाना चाहिए। अब आप टाइम टेबल ही ऐसा खतरनाक बना देते हो, पहले दिन ही आपका वो टारगेट नहीं होता तो अगले दिन आप वो सोचते हैं यार पहला वाला तो वही नहीं है, उसको करने के चक्कर में दूसरे दिन डिमोटिवेट हो जाते हैं, तीसरे दिन 2 दिन का पेंडिंग रह गया है तो क्या आप कभी उसको कवर नहीं कर पाओगे। तो टाइम टेबल आप हमेशा ऐसा बनाइए जिसको आप फॉलो कर सके, ठीक है ना। फिर आपने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें आप ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, अब जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी के अंदर तो आप जितने से ज़्यादा डायग्राम, जितनी ज़्यादा पिक्चर्स है वो अगर आप अपने नोट्स में बनाते हैं तो आपको क्या है, पिक्चर देखते ही आपको क्या है समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने पढ़ रखा है ज्योग्राफी पहले, तो अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो एक चीज़ मैं आपको अगर रिटर्न फॉर्म में बताऊं और वही चीज़ मैं आपको पिक्टोरियल फॉर्म में बताऊं तो आपको पिक्टोरियल चीज़ वाली क्या है जल्दी समझ में आएगी और वो आपके क्या है ज़्यादा रिटेन भी लॉन्गर टाइम के लिए रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फोटोज़ हैं, डायग्राम हैं, इन पे आप कंसंट्रेट करिए। अपने नोट्स के अंदर आप ये बनाइए, माइंड मैप्स बनाइए। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो गया, जैसे अभी जैसे मैं बताता हूँ, जैसे 4 कोल्ड जैसे कोल्ड एज है ना, या आइस एज अपन जिसको बोलते हैं, आइस एज पे हमेशा सवाल पूछता रहता है। तो मैंने उसके लिए जो 4 आइस एज है उसके लिए मैंने क्या किया है, एक माइंड मैप बनाया जिससे वो मेरे को क्या है आसानी से वो क्या है याद रह जाता है।
ठीक है, मैंने क्या किया है, चारों आइस में आपको इस तरीके से उनके पहले इनिशियल्स को लेके एक अपना एक सेंटेंस बनाया। वो सेंटेंस अगर आप बहुत इजी सेंटेंस है, वो सेंटेंस आप बोलेंगे तो आपको चारों इनिशियल पता चल जाएंगे और आपको क्या है, जो आई से जो उसका सीक्वेंस पता चल जाएगा कि ओल्ड कौन सा है और न्यू कौन सा है। तो इससे क्या है, माइंड मैप से आपको क्या है, चीज़ें को याद करना, जो फैक्चुअल चीज़ें होती है ना जिनको आपको रटना पड़ता है, तो जो रटने वाली चीज़ें हैं उसके अंदर आप ऐसे इस तरीके से अगर आप करेंगे माइंड मैप बना के, या किसी भी चीज़ का अपना खुद का एक वर्जन निकाल दिया आपने, जैसे आपको कोई 10 वर्ड दिए हुए और उन 10 वर्ड को आपको याद रखना है, तो आपने उन 10 वर्ड के इनिशियल लेटर उठा के आपने कोई अपनी राइम बना दी और आप उसको क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। जैसे 6th क्लास में मेरे को याद है जब हम सोलर सिस्टम पढ़ते थे तो प्लैनेट्स को कैसे याद कराया सीक्वेंस में, तो उसमें मेरे ख्याल से वो बताते थे कि माई वेरी एफिशिएंट मदर सर्व्ड अस नट्स। तो अब इसमें आप देखो, माई का मरकरी हो गया, वेरी का वीनस हो गया, एफिशिएंट में अर्थ हो गया, मदर में मार्स हो गया, मदर जस्ट में जुपिटर आ गया, सर्व में सैटर्न आ गया, अस में यूरानस आ गया और नट में नेपट्यून आ गए। तो इससे अपन ने क्या किया, पूरे जो 8 प्लैनेट्स है उनको अपन ने क्या किया, बहुत ही आसानी से उनको याद कर लिया। अब हम इसको क्या है, बार बार भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, इजी टू याद करना है। वो सीक्वेंस क्या है, थोड़ा टिपिकल है। अब जैसे अपन अब आपने बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं इसलिए अब अपने को याद है, लेकिन 6th क्लास के बच्चे के लिए ये भी क्या है, डिफिकल्ट है। लेकिन 6th क्लास के बच्चे को अगर इस तरीके से बता जाए तो वो सेंटेंस उसको क्या है, याद रह जाएगा। अब ये जैसे ये चीज़ मैंने बहुत पहले पढ़ी थी और अभी मेरे को क्या है आपको बताना था, तो इवेंचुअली वो मेरे दिमाग में क्लिक हो गई। तो अगर आप इस चीज़ों को इस हिसाब से अगर माइंड मैप बना के अपने हिसाब से अगर तैयार करते हैं तो वो नो डाउट आपको जो चीज़ है वो लंबे टाइम तक क्या है, याद रहेगी। इसके बाद देखो, ये विजुअल एड माइंड मैप मैंने 2 बार लिख लिया, ठीक है। फिर एक आपका जो ग्रुप है ना वो इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे मान लो आपने पढ़ लिया, आपने बहुत अच्छा ज्ञान पढ़ लिया, आपके मन में है यार मैं किसी को बताऊं, तो ज्यादा नहीं, 2 से 3 बंदे, 3 से ज्यादा नहीं, ठीक है ना। 2 का ग्रुप है या 3 का ग्रुप है जो आपके सब्जेक्ट का ही है, उसको आप कुछ मत करो। आपने दिन में जो पढ़ा है आप शाम को उसको कॉल लगाओ और उससे रिलेटेड आप कितने एमसीक्यू बना सकते हो उससे बना के पूछो, और उसको बोलो कि जो तूने पढ़ा है तू उसके एमसीक्यू बना के मेरे से पूछ। मेरे को याद है जब मैं तैयारी करता था, मेरे साथ का एक फ्रेंड था, डीयू में हम दोनों क्या है साथ में थे, तो मैं जब तैयारी करता था मैं जानबूझ के ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेके जाता था वो जो कि डिफिकल्ट टॉपिक्स है। तो मैं क्या ना, इसलिए कि वो आंसर नहीं कर पाया, इसके लिए क्या मैं इन डेप्थ पढ़ता था, ठीक है। अब क्योंकि बुक दोनों के पास सेम है तो दोनों क्या कर रहे हैं, सेम चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे तो आप कुछ ऐसे सवाल उसमें से निकाल पाएंगे जो कि अगला वाला नहीं दिख पा रहा। तो आपको अगर एग्जाम निकालना है तो आपको इसी हिसाब से जो है बिटवीन द लाइंस पढ़ के अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसमें इंटरेक्ट करते हैं तो आपको नो डाउट क्या है, वो जो चीज़ है रिटेन ज़्यादा होगी। मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपसे कोई सवाल पूछा और आप उसका आंसर नहीं दे पाए, ठीक है, और फिर उस फ्रेंड ने आपको उसका आंसर बता दिया, आपने बहुत ट्राई किया, आप नहीं निकाल पाए, लेकिन जब उसने फ्रेंड ने जो आपको वो आंसर बताएगा ना, वो आंसर आपको क्या है, लंबे टाइम तक उसी क्वेश्चन का आंसर आपको रिटेन रहेगा। तो ये क्या है ना, ये एक रिवीजन का क्या है, एक तरीका है। और आपको कोई भी एग्जाम निकालना है ना स्टूडेंट्स, तो जब तक आपने रिवाइज नहीं किया है जो आपने पढ़ा है, आप मान के चलिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो कभी नहीं होगा। आप 100% सब चीज़ें पढ़ लीजिए, लेकिन आप एक बार भी उसको रिवाइज नहीं कीजिए, आपका जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में नहीं निकलेगा। लेकिन आप अगर, मैं कहता हूँ 60 to 70% भी अगर आप सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट करते हैं, लेकिन आप इसको बार बार रिवाइज करते हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत हाई चांसेस है कि वो आपके क्या है, फेवर में निकलेगा। फिर क्या है, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जितने जितने पीवाईक्यूज हो सके आप वो सॉल्व कीजिए। ये जो पीवाईक्यू है ना, ये ब्रह्मास्त्र है। सॉरी, ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना। ये क्या है, ये ब्रह्मास्त्र है। अगर आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप पीवाईक्यू उसको किसी भी हालत में निगलेक्ट नहीं कर सकते। मैंने तो इवन जब मेरा 2021 में जो है, मैंने
नेट क्लियर किया था, तो मैंने 2021 में जब नेट क्लियर किया था उससे पहले मैंने 2020 से लेके 2004 तक के सारे PYQ सॉल्व किए थे, और उन PYQ को क्या किया मैंने यूनिट वाइज अरेंज किया, ठीक है, ताकि मेरे को पता चले कि कौन से टॉपिक से क्या है बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए वॉल्केनो एक टॉपिक है और मैंने 2020 से लेके 2000 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए, और उसमें जितने भी वॉल्केनो के क्वेश्चन आए मैंने वॉल्केनो के एक हेडिंग बनाया और उसके अंदर सारे क्वेश्चन हाथ से लिखना चाहे तो हाथ से लिख दिया, नहीं तो मैंने अपने जो कंप्यूटर है उस पर उसको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म पे मैंने उसको जो है वर्ड के अंदर अपने पास वॉल्केनो से जितने भी क्वेश्चन आए वो कर लिए। अब जब मैं वॉल्केनो पढ़ता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, उन PYQs को अपने सामने खोल लेता हूँ और फिर मेरे को पता चलता है वॉल्केनो में से भी इन जगहों से क्या है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और इवेंचुअली आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो साल दर साल क्या है रिपीट हो रहे हैं। तो जो वॉल्केनो का क्वेश्चन अगर 2005 में आया उसके हाई चांसेस हैं कि 2023 में वापस क्या है वो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो PYQ करने का ये सबसे बढ़िया एडवांटेज है कि जब ये PYQ रिपीट होते हैं तो एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज में विद सेम 4 ऑप्शंस, तो इसके अंदर आपका क्या है बिल्कुल भी आपको दिमाग नहीं लगाना। अगर आपने PYQ सॉल्व कर रखे हैं तो आप वहां पर आंसर क्या है डायरेक्ट बना ले जा पाएंगे। लेकिन ये सब तो अपन ने कर लिया, जब तक आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है आप ये सब चीजें कर लेंगे ना तो भी आपका क्या है सिलेक्शन नहीं होगा। वो है ना धीरे धीरे जो कछुआ है वो क्या है रेस जीतता है, तो आपको धीरे धीरे चलना है लेकिन चलते क्या है निरंतर रहना है। अगर आप रुक गए तो क्या है जो दूसरा कंसिस्टेंट बंदा है वो आपकी जो है प्लेस ले जाएगा। ये क्या है कंपटीशन है, ये कोई एंट्रेंस एग्जाम है नहीं कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो पढ़ने जाना है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है कट थ्रोट कंपटीशन है। यहाँ पर क्या है एक एक नंबर के लिए क्या है 10-10 बच्चे लाइन लगा के खड़े हैं। तो अगर आप अपनी तरफ से लापरवाही बरतेंगे तो नो डाउट फिर जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में नहीं होगा। तो जो एग्जाम है उसके निकालने के लिए अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो और आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो कंसिस्टेंसी मस्ट है, डेडिकेशन, ऑर्गेनाइज्ड इन योर अप्रोच, ठीक है। तो मेन इसमें क्या है कंसिस्टेंसी का खेल है। रोज एक टॉपिक ही पढ़ो लेकिन वो ऐसा पढ़ो कि याद रहे, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं कहता कि एक दिन में आपको पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है, एक महीने में आपको पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है। आप आराम से पढ़िए लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसको आप अच्छे से सोच समझ के पढ़िए। ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ने के लिए। कुछ बच्चे होते हैं कि यार मैंने पढ़ लिया, ठीक है, क्या पढ़ लिया वॉल्केनो पढ़ लिया क्या, हाँ पढ़ लिया, और आप जब वॉल्केनो से क्वेश्चन पूछोगे तो क्वेश्चन नहीं दे पा रहे तो फिर आपने पढ़ा क्या है, ठीक है ना। आप ऐसे पढ़ो कि अगर आपने वॉल्केनो खत्म कर दिया है तो उसका मतलब कि आपने इसके अंदर अब PhD कर लिया। अब आप तो UGC से जो भी जिस लेवल का भी इससे क्वेश्चन बन सकता है वो तुम बना दो, मैं इसको क्या है सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि जो मैंने है वो क्या है वॉल्केनो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया। तुम कहीं से भी क्वेश्चन बना लो UGC लेवल का, ये मैं क्या है इसको आंसर कर ले जाऊंगा। तो इतना आप में क्या है कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी को टॉपिक को करने से पहले। अब मैं आपको एक क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। ये सिलेबस है, मैं सिलेबस लेके आया था, मैंने कहा आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगा, लेकिन सिलेबस क्या है आप लोगों के पास होगा। अब ये क्या है मेन अगर रिवीजन करना है तो क्या है रिवीजन, आपने चीज पढ़ ली है कम से कम एटलीस्ट 3 टाइम्स क्या करना है आपको उस चीज का क्या है रिवाइज करना। और मैं तो बोलूंगा कि 5 टाइम करोगे तो बहुत ही अच्छा है। 5 टाइम अगर आपने रिवाइज कर लिया अपने पूरे सिलेबस को और फिर आपका GRF नहीं हो तो आप आके मेरे को कह देना कि सर मैंने तो 5 बार पूरा अपने सिलेबस को रिवाइज कर दिया और मेरा नहीं हुआ। रिवाइज करना उसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना भी समझ के पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है कि मैंने पूरी किताब पढ़ ली, सवाल तो आप बना ही नहीं पा रहे तो पढ़ने का क्या मतलब, ठीक है ना। आपने कभी देखा होगा कि आप बैठे हैं, आप पेपर कर रहे हैं, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यार ये सवाल तो मैंने क्या है पढ़ा है, लेकिन आप वहां पर उसका आंसर नहीं कर पा रहे, तो फिर पढ़ने का क्या मतलब हुआ, ठीक है ना। तो आप पढ़ो ऐसा कि वहां से सवाल पूछे तो आप निकाल ले जाए। रिवाइज करने के लिए आपको क्या है वन लाइनर्स नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। पूरी किताब नहीं छापनी है। लोग क्या करते हैं किताब से नोट्स बना के वापस खुद की एक किताब छाप देते हैं, तो उसका क्या लेना देना, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको नोट्स कैसे बनाना है। ओशन लेयर्स की अगर बात करें अपन, ठीक है, तो ओशन लेयर्स कितनी होती है 5 तरह की होती है। एपिपेलाजिक, ठीक है, फिर है मेसोपेलाजिक, फिर है बेथ पेलाजिक,
फिर है बेसोपेलेजिक, फिर है हाइडल पेलेजिक। अब मान लो आप ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं और आप क्या है ओशन लेयर्स पढ़ रहे हैं, ये 5 तरह की ओशन है। आप जब PYQ सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा यार ओशनोग्राफी से, ओशन लेयर से जो क्वेश्चन बने हैं वो क्या बने हैं। ये 5 लेयर्स के आपको नाम दिए और उनको क्या करना है, आपको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है, सरफेस से बॉटम तक और बॉटम से सरफेस तक। ये सवाल पूछे गए ओशन लेयर से। तब आप जब लास्ट अपने फाइनल रिवीजन नोट्स बनाते हैं ना, तो उसके अंदर बाद में ये मत लिखिए कि ये एपिपेलेजिक लेयर क्या होती है। इसमें आप ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर क्या है, नीचे क्या है। इसके अलावा अगर आपको इसके अंदर थोड़ा और डीप में जाना है तो आप देखेंगे कि MCQ ऐसे भी पूछे जाते हैं कि इसको सनलाइट जोन भी बोला जाता है, इसको ट्वाइलाइट जोन भी बोला जाता है, ठीक है, या इसको मिड वाटर के नाम से भी जाना जाता है, ये फिर मिडनाइट जोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये अबेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और ये तो ट्रेंचेस के नाम से जाना है। तो अगर आप इनके 1 वर्ड ये याद कर लेंगे तो पूरी ओशन लेयर जो आप किताब में पढ़ेंगे उसके 5 पेज है, 5 पेज में आपको पूरी ओशन लेयर समझा रखी है। लेकिन UGC नेट के अंदर क्या है, सवाल इतना ही पूछा जाता है कि सीक्वेंस में अरेंज कर दो या इनके क्या नाम है ये अरेंज कर दो। अब आपको क्या पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से किस लेवल तक के सवाल पूछे जाते हैं, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप PYQ सॉल्व करेंगे। और PYQs अगर मेरी आप एडवाइस माने तो 2004 से आप जिस ईयर में एग्जाम दे रहे हैं उससे लेके 2004 तक आपको पेपर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप ये क्या है, इनको आप कर दीजिए। मान के चलिए कि अगर आपने ये काम कर दिया तो आपका जो 50% या 50% आपका सिलेक्शन क्या है, तय है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है ताकि जो आपका लास्ट मंथ में जो रिवीजन है उसके अंदर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। लास्ट मंथ में आपको सिर्फ रिवीजन पे आपने जितना पढ़ा है, नई चीज आपको कुछ नहीं पढ़नी है, ठीक है, आपने जितना पढ़ा है उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। और जो बच्चे जिन्होंने अब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी, वो जो है पहले PYQ पहले वो सिलेबस पढ़े, उसके बाद वो सारे PYQ सॉल्व करें और उसके बाद PYQ से 1 लाइनर जो नोट्स हैं, PYQ से 1 लाइनर जो नोट्स हैं, जो अभी आपको मैंने बताया ओशन जो लेयर्स है, या बुक में देखोगे तो 5-6 पेज में एक्सप्लेन है, या मैंने आपको सिर्फ 5 लाइन में एक्सप्लेन कर दिए। तो आपको जो अपने नोट्स हैं 1 लाइनर्स इस तरीके से बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू। अपन अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में मेरे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो बच्चों के डाउट होते हैं ना कि सर रिवाइज कैसे करें या जो PYQs कैसे सॉल्व करें, चीज़ें याद नहीं हो रही है उनको कैसे याद करें, स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। स्ट्रैटेजी पे तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, ठीक है ना। तो मैं क्या है आपके जितने भी फ्रीक्वेंट डाउट्स हैं उन पे क्या है मैं क्वेश्चंस बनाता रहता हूँ, ठीक है, मतलब वीडियोस मैं निकालता रहता हूँ, तो आप जो है उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए थैंक यू।